वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनियो के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका यूनिट 2 का सेक्शन है। पाइला के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आज हम यूनियो के बारे में पढ़ेंगे। यूनियो का कॉमन नेम क्या है? फ्रेश वाटर मसल, यानी कि लैमेलिडेंस मार्जिनैलिस। हिंदी में इसको हम सीप कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। पॉन्ड्स में, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, जो भी स्वच्छ जल की नदियां हैं, वहाँ पे मिट्टी के किनारे ये मिट्टी में दबा हुआ मिलता है ये। और विश्व में सभी पार्ट्स में पाया जाता है। अब इसके हम सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। ये फाइलम मोलस्का का एग्जाम्पल है। इसकी क्लास है पैलेसिपोडा या बाइवॉल्विया। बाय मीन्स टू, वॉल्व्स हैं इसमें, मतलब दो शेल्स हैं इसमें। आप सभी ने यूनियो तो देख रखा होगा। तो इसमें दो शेल्स होते हैं ढक्कन के जैसे। इसकी जो सॉफ्ट बॉडीड पार्ट होता है एनिमल का, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ऑर्डर इज यूलैमेलिब्रैंकिएटा, फैमिली इज यूनियोनिडे, जीनस इज लैमेलिडेंस एंड स्पीशीज इज मार्जिनैलिस। इसको मिलकर इसका नाम डिराइव हुआ है, दैट इज द लैमेलिडेंस मार्जिनैलिस। अब इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में हम पढ़ते हैं। हैबिट कैसी है? ये फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि है फ्रेश वाटर में मिलता है ये। और इसके क्या होंगे? मिट्टी में ये दबा हुआ मिलता है। और ये क्या क्या एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि डायटम्स, प्रोटोजोअन्स और छोटे छोटे कीट जो होते हैं, एक्वेटिक फ्लीज जो होते हैं, उनके ऊपर ये फीड करता है। और वाटर करंट के साथ साथ ये जो भी इसके सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म इसके पास में, इसके गिल्स के पास आ जाते हैं, तो ये उनका भक्षण कर लेता है, वो उसका फूड बनाते हैं। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी वॉल्व्स या शेल्स, इट अकर्स ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एडक्टर मसल्स। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, मतलब बाहर से कैसा दिखाई देता है? ये 5 से 10 सेंटीमीटर के साइज़ का होता है। इसकी अंदर शेल के अंदर बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। एक काट से 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं अपन इसको। और इसकी बॉडी ओवल शेप होती है। एंटीरियर पार्ट ब्लंट होता है, मिडिल पार्ट चौड़ा होता है और पोस्टीरियर पार्ट टेपर करता है या थोड़ा सा पतला होता है। इसकी शेल कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होती है और अच्छी हार्ड शेल होती है, बाइवॉल्व होती है, 2 शेल्स होती हैं इसमें। और शेल में क्या क्या दिखेगा? इसमें हिंज लिगामेंट होगा जो कि उसको खोलने बंद करने का काम करेगा। अम्बो होगा। अम्बो क्या होगा? सबसे थिक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, वाइट नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है डॉर्सल सरफेस पे। और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसकी शेल को कि इजीली ब्रेक नहीं हो, और खुले बंद करने में भी इसको सहायता करता है। लाइंस ऑफ ग्रोथ दिखाई देती हैं, जैसे जैसे एनिमल बड़ा होता है तो उसकी लाइंस ऑफ ग्रोथ से हम इसकी एज मालूम कर सकते हैं। हर साल नई लाइन ऑफ ग्रोथ बनती है इसमें। हिंज टीथ होते हैं। हिंज टीथ लाइक शार्प प्रोजेक्शंस होते हैं इनर सरफेस पे, जिसके कारण कि उसको अच्छे से वो क्लैंप करके रखता है। इसके जो टीथ होते हैं, एक वॉल्व के दूसरे वॉल्व के जो डिप्रेशन होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें कस के वो बंद कर लेता है उसको। अब हम देखेंगे कि इसका शेल हटाने के बाद इसका कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब आप इस वाले डायग्राम में देखिए, जब हम इसकी बाहरी शेल हटा देंगे तो उसके अंदर हमको एनिमल कैसा दिखाई देता है। अम्बो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? फ्लैप होगा या मेंटल होगा। एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके के अंदर इसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड्स में मसल्स हैं, रिट्रैक्टर मसल्स हैं एंड एडक्टर मसल्स हैं। और पेरियोस्ट्रेकम, बाहर किनारा जो है इसकी शेल को पेरियोस्ट्रेकम कहलाता है। और मेंटर की जो लाइन है वो पेलियल लाइन कहलाएगी। और ये मसल्स हैं जो कि इसको खुलने में, बंद करने में सहायता करते हैं। अब हम इसकी शेल का वर्टिकल सेक्शन देखते हैं। शेल का जो बाहरी किनारा है वो ब्राउन कलर का होता है। बाहर से जो शेल दिखती है वो ब्राउनिश एंड ऑफ वाइट कलर की होती है। इसको पेरियोस्ट्रेकम कहते हैं। उसके अंदर जो होता है पेरिस्मेटिक लेयर होता है। पेरिस्मेटिक लेयर दिख रहा है, देन नेक्रियस लेयर है, आउटर एपिथेलियल सेल्स दिख रहे हैं, लॉन्जिट्यूडिनल सेल्स हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, देन
कनेक्टिव टिश्यू है, एंड देन उसके सबसे अंदर लॉन्ग कॉलम्युलर एपिथेलियल सेल्स हैं उसको जो कि इनर एपिथेलियम बनाते हैं। तो हमने देखा दो स्ट्रक्चर्स हैं इसकी शेल में, बाहर वाला तो हार्ड स्ट्रक्चर है वो शेल कहलाता है, अंदर सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटल कहलाता है। अब बाहर वाला जो ब्राउन लेयर होता है उसको पेरियोस्ट्रेकम कहते हैं, जो कि कॉन्क्यूलिन से मिलकर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि काइटिन से मिलता जुलता होता है, उससे मिलकर बनते हैं। और इसमें प्रिज्म लाइक कैल्शियम कार्बोनेट के सेल्स होंगे, उस तरह से पाए जाते हैं। और इसका जो अंदरूनी लेयर है नेक्रियस सेल है, नेक्रियस लेयर जो है उसको हम मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, जिसमें कि सेल्स भी होंगे, लॉन्जिट्यूडनली होंगे, कॉन्क्यूलिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट लॉन्जिट्यूडनली लेड होगा जो कि नेक्रियस लेयर को बनाता है और एक लस्ट्रस या शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेस प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनती है और एक सब्सटेंस होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज कॉन्क्यूलिन, उससे मिलकर बनती है। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इस शेल के अंदर जो भी जीव जंतु या कोई फॉरेन बॉडी अगर फंस जाती है तो कैसे वो मोती का निर्माण करती है, मोती का निर्माण या मुक्ता का संवर्धन करती है। तो इसमें हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पर्ल या पर्ल फॉर्मेशन। अब क्या होता है, बाय चांस अगर कोई फॉरेन बॉडी या सैंड ग्रेन या कोई लिविंग माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जैसे किसी भी जीव जंतु का लार्वा या कोई पैरासाइट इसकी शेल के अंदर आ जाता है, तो हम डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि बाहर वाली जो शेल है और जो अंदर अपन ने देखा एपिथेलियल लेयर है, तो उसमें अगर पैरासाइट आ जाता है तो वो उसमें एंटेंगल हो जाता है। मेंटल वाला लेयर हमने देख रखा है, इनर एपिथेलियम है, बाहर वाली एपिथेलियल है। अब हम देख रहे हैं कि उसके बाहर शेल और अंदर वाले मेंटल के बीच में वो उसका फंस गया है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्रियस लेयर है वो अपने सेल्स वो अपना सिक्रीशन करता रहेगा और ये सिक्रीशन क्या करेगा, इस पैरासाइट के आसपास भी डिपोजिशन होता रहेगा, गोल गोल सर्कल्स में वो डिपॉजिट होता रहेगा एंड अल्टीमेटली वो एक पर्ल का फॉर्मेशन कर लेगा। जब ये मेंटल के एपिथेलियल सेल्स के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं वो बाद में एक टूट जाते हैं, एक छोटा सा सैक जैसा बन जाता है, वो पिंच ऑफ हो जाता है और इसी तरह से ये मुक्ता का निर्माण होता है। इसमें बीच में न्यूक्लियस होती है और बाद में उसके आसपास कंसेंट्रिक लेयर्स में नेक्रियस सेल्स या नेक्रियर इकट्ठे हो जाते हैं गोल गोल सर्कल्स में, उसको हम मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जो कि नेक्रियस लेयर बहुत शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेस प्रदान करता है, वो मुक्ता का निर्माण भी करता है। ये देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियर है कि कैसे पर्ल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। नाउ वी कम टू दी लोकोमोशन ऑफ दी एनिमल। हमने देखा कि ये एनिमल कहाँ पाया जाता है, ये एनिमल पानी स्वच्छ जल में पाया जाता है और ये समुद्र के किनारे या मिट्टी के किनारे ये दबी हुई अवस्था में रहता है। मैंने आपको इसके फुट भी दिखाया था जो कि विसरल फुट था, वो किस तरह से लोकोमोशन कर रहे हैं, मिट्टी और पानी में रहता है। और यहाँ पे इसका जो लोकोमोशन देख रहे हो, ये फुट दिखाई दे रहा है आपको, प्रोजेक्टेड सा फुट है वो है, और ये एक कीले के जैसे फंक्शन करता है। मसल्स जो थे इसमें, मसल्स के उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे ब्लड फ्लो भी होता है। और जैसे हल चलता है उस तरह से ये मिट्टी में गड्ढे कर करके ये चलता है, धीरे धीरे चलता है। ये दोनों वॉल्स जो है उसके बीच में से इसका फुट होता है वो निकलता है, आगे की तरफ बढ़ता है और दोनों वॉल्स के बीच में, उन शेल्स के बीच में से ये मिट्टी में गड्ढा बनाते बनाते धीरे धीरे ये हल के जैसे इसका मूवमेंट होता है, आगे की तरफ ये चलता है। ये देखिए कैसे ये बाहर निकला, फिर नीचे की तरफ गया, मिट्टी में धंसा और फिर एनिमल की बॉडी धीरे से आगे खिसकती है और इस तरह से उसका लोकोमोशन संपन्न हो जाता है। ये वेज शेप्ड मूवमेंट होता है। अब आप चलते हैं अपन इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड फिनिशेस एट द एनस। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको।
माउथ है विच इज़ सराउंडेड बाय लेबियल पल्प, जो कि उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। अब हम देख रहे हैं अम्बों की, हम लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे इसका माउथ होता है, लेबियल पैल्प्स होते हैं। माउथ कैसा होता है, एक ट्रांसफर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंटीरियर एब्डक्टर मसल्स जो होते हैं और फुट के बीच में ये माउथ प्रेजेंट होता है, और ये इसके आसपास लेबियल पैल्प्स होते हैं, 2 आउटर लेबियल पैल्प्स होते हैं, लोअर लिप होता है और एक इनर लेबियल पैल्प होता है, जिसके कारण कि मुंह जो होता है सुरक्षित रहता है। माउथ क्या करेगा, माउथ विल लीड इनटू दी ईसोफेगस, ईसोफेगस में लीड करेगा। ईसोफेगस कैसा होएगा, थिक वर्ड होता है और ओवल सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो पीछे जाके स्टमक में जाके जुड़ जाता है। डायग्राम से आप देखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा कि माउथ ईसोफेगस में गया, बैग लाइक स्ट्रक्चर था, ईसोफेगस से ये स्टमक में पहुंच गया। स्टमक एंड स्टाइल सैक, स्टमक कैसा होगा, चौड़ा होगा, थिक वॉल होगा, ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इट इज सराउंडेड बाय ग्रीनिश डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड से घिरा हुआ है वो। और वेस्ट पोस्टीरियर साइड ऑफ द एंड ऑफ द स्टमक, वहाँ के उधर हम देखेंगे एक ट्यूबुलर डाइवर्टिकुलम भी है। पाइलोरिक भाग जो होएगा उसको हम स्टाइल सैक भी कहते हैं, या स्टाइल सैक कहते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है एनिमल की, और वो कॉन्स्टेंटली मिक्स करता रहता है सब्सटेंसेज इनटू द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक, एंड पोस्टीरियरली दिस स्टाइल सैक जॉइंस विद द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन कैसी है, इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉर्ड नैरो ट्यूब, वो जो कि विसरल मास ऑफ फुट के पास ही स्थित होती है। यहाँ पे हम देखेंगे इसके जो इंटेस्टाइन में रिजेस एंड फोल्ड्स हैं अंदर की तरफ, उनको हम टिफ्लोसोल्स कहते हैं। और इंटेस्टाइन देन टेपर्स इनटू दी या कंटिन्यूज बिहाइंड इनटू दी रेक्टम। रेक्टम क्या करेगा, कैसा होता है रेक्टम, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हार्ट के वेंट्रिकल के पास होता है। एक्सीलेंट साइफन जहाँ पे होता है उसके पास एनस होती है, तो ये रेक्टम वहाँ जाके ओपन करता है। एंड एनल ओपनिंग जो होती है, इट इज़ लोकेटेड ऑन अ रेज्ड एनल पैपिला। और यहाँ पे रेक्टम में क्या होगा, जो भी इसके डाइजेस्टेड फूड होगा वो आएगा, उसमें लास्ट में सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, वो जो भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह होते हैं उनका लास्ट में ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है। अब इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड कैसा होता है, ग्रीनिश या डार्क ब्राउन कलर का होता है, और वो एंटेरो डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है, और उसके डक्ट्स द्वारा स्टमक में वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, जो कि फूड के ब्रेकडाउन में सहायता करते हैं, एंड अल्टीमेटली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड हैपन्स, एंड एब्जॉर्प्शन ऑल्सो ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं हम, दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द फूड करंट, कि फूड कैसे आएगा। फूड पहले पानी की सहायता से के साथ ही आता है, ये फ्रेश वाटर होता है, सीलियरी फीडर होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड फीड करता है, और जो भी ऑर्गेनिक डेब्रिस वगैरह होती है पानी में, जो छोटे छोटे सड़े हुए या मरे हुए जानवरों के या प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं, उनको वो फिल्टर करते करते अपने रेस्पिरेशन भी होता है, फिल्ट्रेशन भी होता है, और वो न्यूट्रिटिव करंट से वाटर अंदर ड्रॉ कर लेता है। मेंटल कैविटी में कंटिन्यूस करंट आती रहती है वाटर की, और वो अपने लेटरल सीलिया, गिल फिलामेंट्स के लेटरल सीलिया होते हैं, उसके द्वारा वो फिल्टर करते हुए मुंह की तरफ फूड पार्टिकल्स को ले जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में किस तरह से ये वाटर के साथ साथ फूड पार्टिकल्स मूव करते हुए चले जाएंगे। और हमने देखा डाइजेशन के लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं, और वो यहाँ पे डाइजेशन कैसा है, किस प्रकार का, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज सीन। और यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होगा, अमीबॉइड वॉन्डरिंग ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इन दी वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को पिकअप कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं डाइजेस्टेड कंटेंट्स टू different body parts, and the absorption of the digested food occurs through the walls of the intestine, and undigested food is deposited in the posterior part of the mental cavity
and from here it is expelled to the outside along with the outgoing water current through the exhalant siphon. तो ये तो हमने देखा इसका फूड करंट किस प्रकार से होगा, फूड का डाइजेशन भी किस प्रकार से होगा. नाउ वी कम टू दी रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेशन किस तरह से होगा, क्योंकि हमने देखा यूनियो क्या है, एक्वेटिक है. एंड अनलाइक पाइला में कैसा था, एक्वेटिक एंड एरियल रेस्पिरेशन बोथ प्रेजेंट थे. यहाँ पे क्या है, इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है यूनियो का वो गिल्स है एंड मेंटल है. अब यहाँ पे एक जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं विच आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ यूनियो. यहाँ पे क्या होंगे, गिल्स क्या करेंगे, फुट जो होता है इसका उसके दोनों तरफ लटकते हुए हैंगिंग दिखते हैं फुट. मेंटल कैविटी के अंदर जो इसका विसरल मास है वहाँ पे ये गिल्स पाए जाते हैं. दोनों लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. यहाँ पे दो लैमिने या जैसे केले की पत्ती होती है उस तरह के ये लीफ लाइक लैमिने होते हैं. वन इनर एंड दी अदर इज दी आउटर गिल लैमिना. ईच गिल लैमिना कैसा होगा, हॉलो डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है. टू थिन लैमिने बनाता है. एक इनर लैमिना होता है, आउटर लैमिना होता है. अब यहाँ पे इंटरलैमिनर जंक्शंस भी होंगे जिससे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे. यहाँ पे वाटर करंट फ्लो करेगी. ईच लैमिना कैसा होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ वी शेप्ड फिलामेंट्स अरेंज वन बिहाइंड द अनदर जस्ट लाइक द लीव्स. एंड ये एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द इंटरफिलामेंटल जंक्शंस. यहाँ पे अ काइटिनस रेड कलर्ड chitinous rod is present in the gill filament which gives gills the proper support. अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर करंट फ्लो करेगा. वाटर करंट फ्लो होगा वो गिल्स के अंदर. लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आउटर गिल लैमिना से इनर गिल लैमिना में आएगा. वाटर करंट आएगा थ्रू दी ओस्टिया आएंगे, वाटर ट्यूब में आएंगे. इंटर जंक्शन से कनेक्टेड है ये, तो वाटर बहेगा. वाटर के साथ साथ दी यूजफुल गैसियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन. तो यहाँ पे क्या होगा, गिल्स का जो अटैचमेंट बहुत सिग्निफिकेंट होता है. मेंटल कैविटी में हमने देखा जो सूडोपोडिया उसके दोनों तरफ गिल्स दिखाई देती हैं. यहाँ पे इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर भी होता है विच ओपन्स इनटू द इनहेलेंट साइफन. And a dorsal smaller chamber, the suprabranchial chamber, which leads out through the exhalant siphon द्वारा बाद में वाटर बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है. यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका वाटर करंट कहाँ से आ रहा है, गिल्स में से होता सुप्राब्रैंकियल चैम्बर से आएगा और ये मेंटल कैविटी में होगा, गिल्स में जाएगा, गिल्स में से आउटर गिल लैमिना में आएगा, फिर ये लेबियल पैल्प से होता हुआ वापस से इनर गिल लैमिना में ये चला जाता है. तो इस प्रकार से तो इसका ये देखिए इस डायग्राम में कि ये कोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी वाटर करंट कैसा हो रहा है, वाटर करंट कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है. इससे यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस. ओस्टिया के द्वारा वाटर आ रहा है, वाटर ट्यूब से वहाँ जाएगा, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर में जाएगा, वहाँ से क्लोएकल चैम्बर में जाएगा, एक्सिलेंट साइफन में जाएगा और अल्टीमेटली सराउंडिंग वाटर में वो एक्सपेल हो जाएगा. अब सराउंडिंग वाटर क्या करता है, इनहेलेंट साइफन क्या करता है, सराउंडिंग वाटर से वापस इनहेल करेगा, वाटर अंदर लेगा, जो इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर में जाएगा ओस्टिया में, वाटर ट्यूब में. तो ये इस तरह से इसका ये सर्किट बन जाता है. और यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. किस तरह से लेता है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे होएगी यहाँ पे, जब वाटर एंटर्स द गिल्स एंड दिस वाटर इज रिच इन फ्रेश वाटर, दिस इज रिच इन ऑक्सीजन एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय द थिन मेम्ब्रेन ऑफ गिल फिलामेंट्स. यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन. ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग वाटर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट. द आउटगोइंग वाटर करंट जो होगा एक्सिलेंट साइफन से जो निकलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, वो बाहर निकल जाती है. और जबकि ऑक्सीजन रिच वाटर जब आता है तो वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ऑक्सीजन. मेंटल का क्या कार्य होता है, मेंटल क्या करता है, इनर से सरफेस होता है जो मेंटल कैविटी का बहुत थिन होता है, विदाउट क्यूटिकल होता है, एंड इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वाटर एंड दिस मेंटल इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड. द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड the oxygen from the water enters the blood to oxygenate it and carbon dioxide diffuses out into it.
दस इफेक्टिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं वाटर के माध्यम से इसका रेस्पिरेशन अकर हो रहा है। नाउ वी कम टू दी नर्वस सिस्टम ऑफ दिस यून्यू। यहाँ पे हम डायग्राम से आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमको सेंटर में तो इसका फुट दिखाई दे रहा है। फुट के अंदर जो हम देख रहे हैं वहाँ पे एक पेयर ऑफ पीडल गैंग्लियन है। पीडल गैंग्लियन क्या कर रहा है? पीडल गैंग्लियन में से कनेक्टिव है जिसको हम सेरेब्रोपीडल कनेक्टिव कहते हैं। दिस कनेक्टिव इज जॉइनिंग द सेरेब्रल गैंग्लियन। सेरेब्रल गैंग्लियन क्या कर रहा है? सेरेब्रल कमिश्चर द्वारा ये माउथ के आसपास एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। और यहाँ पे एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल्स भी हैं, उसके पास हम देख रहे हैं ये सेरेब्रल गैंग्लियन दूसरा वाला दिखाई दे रहा है। लेबियल पैल्प्स दिख रहे हैं माउथ के आसपास, मैंने कहा था हैंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं या लिप्स जिनको बोल सकते हैं, माउथ के आसपास हैं लेबियल पैल्प्स। फुट रीजन दिखाई दिया, मेंटल दिख रहा है, गिल्स दिख रही हैं आपको, लेफ्ट गिल एंड राइट गिल दिख रही है। अब ये जो सेरेब्रल गैंग्लियन से हम देख रहे हैं कि ये विसरल गैंग्लियन में कनेक्टिव आ रहा है, लंबा सा कनेक्टिव है, इसको सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव कहते हैं, जो कि इसके पोस्टीरियर पार्ट या एनस रीजन तक इसके नर्व्स को ले जा रहा है। तो अब नर्व्स का सिस्टम का कार्य क्या होगा क्योंकि इस एनिमल कैसा है, इट इज़ वेरी स्लो, बहुत धीमे धीमे मूवमेंट करता है और जनरली इसका सेडेंट्री मोड होता है, इसकी ज़्यादा चलता नहीं, बहुत स्लो मूवमेंट है, सेडेंट्री है, स्लगिश है। तो इसका नर्वस सिस्टम इज़ पुअरली डेवलप्ड। इट डज नॉट पोजेस एनी स्ट्रक्चर लाइक अ ब्रेन। और इसमें हम देख रहे हैं इसमें डिफरेंट गैंग्लियन, सेरेब्रोप्लूरल गैंग्लियन है, पीडल गैंग्लियन है इसमें, एंड विसरल गैंग्लियन है। तो ये तो इसका नर्वस सिस्टम है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये नर्व सप्लाई करता है, मीन्स थोड़ा सेंसेशन तो होता है इसमें। नाउ वी कम टू दी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ यून्यू। यहाँ पे एक्सक्रीशन इन यून्यू टेक्स प्लेस थ्रू अ पेयर ऑफ किडनी। यहाँ पे जो इसकी किडनी है उसको हम बोलेंगे ऑर्गन्स ऑफ बोजानस। और दूसरा ऑर्गन कौन सा है? केवर्स ऑर्गन या पेरिकार्डियल ग्लैंड है। ये दोनों ऑर्गन्स ऑफ बोजानस एंड केवर्स ऑर्गन टुगेदर फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ यून्यू। अब ऑर्गन्स ऑफ बोजानस कैसे होते हैं? दीज आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी बिलो द पेरिकार्डियम। यहाँ पे हम देखेंगे जो पेरिकार्डियम दिख रहा है आपको ऊपर, उसके दोनों तरफ ऑर्गन्स ऑफ बोजानस प्रेजेंट होते हैं। इनको हम किडनी भी कहते हैं, मीन्स इसका फंक्शन कैसा होगा? किडनी के जैसा। लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब कैसी होगी? स्पॉन्जी होती है, ब्राउन कलर्ड होती है, ग्लैंडुलर पार्ट होता है। अपर लिम्ब ऑफ द ट्यूब थिन वॉल्ड होता है। और ये ब्लैडर कैसा होता है? सीलिएटेड होता है, जिससे जो भी फ्लूइड आएगा वो सीलिया के मोशन द्वारा वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। The bladder of the two kidneys, they communicate by an oval aperture. Each kidney क्या करेगी? Opens into the pericardium by the renopericardial aperture. फिर finally they open outside through the excretory pore या renal pore. Each kidney is enclosed into a coelom, या हम इसको रिनोसील भी कहते हैं। ये टेम्पररी स्टोरेज करता है एंड उसको बाद में जो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ये बाहर भी थ्रो करने में सहायता करता है। किडनीज क्या करेंगी या बोजानस ऑर्गन्स ऑफ बोजानस क्या करेंगे? दे रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर टू मेंटेन दी ब्लड कंसंट्रेशन। नहीं तो वाटर अंदर आता जाएगा तो इसका ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा, तो ये एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर भेज देते हैं। अब केबर्स ऑर्गन का क्या फंक्शन है? केबर्स ऑर्गन कैसी होंगी? या ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये पेरिकार्डियम के फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं और इनको पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं एक तरीके से। और ये एपिथेलियम से मिलकर बनता है। इट इज़ लार्ज रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, ग्लैंडुलर मास होता है एंड इट डिस्चार्जेस द वेस्ट इनटू द पेरिकार्डियम। नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ अमोनिया and amino compounds, but sometimes traces of urea and uric acids have also been found. तो ये तो इसका excretory system के बारे में अपन ने पढ़ा। अब now we come to the इसकी लाइफ साइकिल पे चलते हैं, फिर बाद में हम इसका जो लार्वा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए
इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है इसका। देखिए ये यूनियो कैसा है, डायोशियस, मतलब यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, बट देयर इज़ नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मीन्स बाहर से इसमें हमें पता नहीं पड़ता कि ये मेल है या फीमेल है। Male and female reproductive organs are not clearly differentiated, but both of them are represented in the form of gonads and their ducts as the gonoducts are present. Female gonads are also paired with reddish structure of glandular branch tubules occupying the same position as that of testes in the males, and they become greatly enlarged during the breeding season. ब्रीडिंग सीजन में गोनैड होते हैं एक छोटे गोनोडक्ट में अराइज हो जाते हैं जो कि ब्रीडिंग सीजन में एक्टिवेट होते हैं, एंड देर आर नो एसेसरी ग्लैंड्स और एनी अदर स्ट्रक्चर। अब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, यहाँ पे फीमेल जो यूनियो होगा इट विल शेड इट्स ओवा इनटू द सुप्राब्रैंकियल चैम्बर, एंड यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ बिलीव्ड, ये माना गया है कि एक्सीलेंट जो फर्टिलाइज्ड ये जो ओवा जो शेड होते हैं वो एक्सीलेंट साइफन द्वारा जो स्पर्म्स आते हैं वहाँ पे ये फर्टिलाइज करता है ये स्पर्म्स को। वाटर करंट में बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज सीन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygotes get into the water tubes of the gill lamina which swell और एक तरह के ब्रूड पाउचेस बनाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं वाटर में स्पर्म्स शेड हो रहे हैं, वाटर में और साइफन द्वारा ये अंदर आ रहे हैं, वहाँ पे जो ओवर रिलीज हुआ है फीमेल द्वारा वहाँ इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है इनटू द एम्ब्रियो। अब यहाँ पे हम इसका लार्वा जो होता है ग्लोचिडियम लार्वा होता है। ग्लोचिडियम लार्वा यहाँ हम देख रहे हैं, या आप इसकी लाइफ साइकिल में देखिए, यहाँ पे मेल यूनियो दिख रहा है, एक फीमेल यूनियो दिख रहा है। मेल यूनियो ने क्या करा, रिलीज ऑफ स्पर्म्स करा, फीमेल ने क्या करा, ओवम रिलीज कर रखा है, बॉडी के अंदर ओवम है और ये साइफन द्वारा ये स्पर्म्स की बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, यहाँ एंटर हो गए। यहाँ पे क्या होगा, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर में ये स्पर्म्स आ गए और ये ब्रूड सैक का निर्माण हो गया क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब क्या होएगा, जो फर्टिलाइज्ड एग्स जो है उसके साथ ये यूनियो जो है मिट्टी में ये धंस जाएगा और ये फर्टिलाइज्ड जो इसके डायरेक्ट डेवलपमेंट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल रिलीज दी लार्वा विच इज़ नोन एज दी ग्लोचिडियम लार्वा टू दी आउटसाइड। अब ये ग्लोचिडियम लार्वा क्या करेगा, जो एक्वेटिक वाटर में जो एक्वेटिक रीजन में पानी में जो छोटी छोटी फिशेस घूम रही होती हैं तो वहाँ पे ग्लोचिडियम लार्वा के पास क्या होता है, हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं और बिस्सस थ्रेड होता है जिसके कारण कि ये फिश की सॉफ्ट बॉडी में ये अटैच हो जाता है। उसके गिल्स बहुत सॉफ्ट पार्ट होते हैं फिश के, वहाँ ये जाके अटैच हो जाता है और धीरे धीरे फिश की बॉडी में धंसता जाता है और उसके आसपास भी फिश के टिश्यूज़ का डिपोजिशन हो जाता है और एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है। फिर क्या होएगा, वो उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ पे फीड करता रहता है और फिश के साथ साथ वो घूमता रहता है, जगह जगह जहाँ जहाँ फिश जाएगी उसके साथ अटैच होकर ग्लोचिडियम लार्वा भी घूमता रहता है और बाद में ये इट इज़ शेड ऑफ और दूसरी जगह काफ़ी दूर डिस्पर्सल हो जाता है, वहाँ इट इज़ शेड ऑफ और ग्लोचिडिया stay into the cyst for about 10 weeks during which the metamorphosis takes place and finally it comes out to be the glochidium larva। अब ये देखिए ये पूरा फुली फॉर्म्ड ग्लोचिडियम लार्वा, इसमें हुक है, बिसल थ्रेड भी है, सेंस ऑर्गन्स है जिससे सेंस करके ये फिश में अटैच हो जाता है और इसी कारण इसमें मेटामॉर्फोसिस भी होता रहता है। छोटे टाइम मेटामॉर्फोसिस में क्या क्या होगा कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस सर्टेन चेंजेस टेक्स प्लेस। क्या क्या चेंजेस होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स, द प्रोविजनल बिसस थ्रेड, बिसस ग्लैंड ये डिसअपियर हो जाएंगे एंड ट्रू बिसस अपीयर्स फॉरवर्ड्स। सिंगल एडक्टर मसल होता है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 2 एडक्टर मसल्स। एम्ब्रियोनिक मेंटल क्या करेगा, फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है और एक शेल के रूप में काम करने लग जाता है। स्टोमोडियम डेवलप्स एन इन्वेजिनेशन and opens into the archenteron. Anus develops at the hind region. Foot and gills make their appearance.
means this Glochidium larva is developing into the or changing into the adult Unu. When the metamorphosis is complete, the cyst ruptures and liberates the young ones in the water. Now it sinks to the bottom and assumes the form of an adult. So today we have discussed about the life cycle, morphology and classification and characters of Unio or lamellidens or freshwater mussels. So today we finish off the study of Unio. We will meet soon in the next class. Till then, bye.